ठीक है बेटा, हमारी जो बात हो रही थी वो हो रही थी तटीय मैदान के संदर्भ में, और तटीय मैदान में भी हम लोग बात करेंगे बेटा पूर्वी तटीय मैदान। आराम से समझना है, मैं समझाऊंगा आपको साथ साथ। आप लोग ये हेडिंग लगा दो, फिर आप समझे क्या नाम है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का मतलब ये होता है बेटा, ये जो आपके सामने तट दिख रहा है, इस तट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो आपके सामने तट दिख रहा है, यस समझिए मेरी बात को, कि आपके सामने जो तट दिख रहा है, इस तट के ऊपर जो प्रदेश बना हुआ उसको समझेंगे। समझिए आप लोग, ओके बेटा, क्लियर बात है। इस तट का कहां तक विस्तार है, यहां तक, और इधर कहां विस्तार है, यहां तक। अच्छा, ये वाला तट कौन सी दिशा पे है बताओ मैप में, ये भारत की कौन सी दिशा पे है, इस तरफ है। कौन सी दिशा पे बेटा, इस तरफ है। और अगर इस तरफ है तो कौन सा हो जाएगा, पूर्व की तरफ होने के कारण ये तट किस तरफ का है, पूर्व की ओर का है। किस तरफ का है बेटा, ये है पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, पूर्वी तट के ऊपर का मैदान है, इसलिए पूर्वी तटीय मैदान। तो ये वाला कौन सा मैदान होगा, इस तरफ का बताइए मुझे, पश्चिम की तरफ है तो पश्चिमी तटीय मैदान। और पश्चिमी तटीय मैदान हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, क्लियर बात है। बट आज क्या पढ़ने वाले हैं, यहां से लेकर यहां तक, और इस मैदान का नाम क्या है बेटा, पूर्वी तटीय मैदान। समझते रहना है, थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते रहोगे तो जल्दी याद रहेगा। चलो इधर बात करेंगे हम लोग। यहां एक घाट है इस तरीके से, और इस घाट का नाम है पूर्वी घाट। क्या नाम है बेटा, पूर्वी घाट। और मैंने आपको पहले करवाया था पूर्वी घाट के पूर्व में, पूर्वी घाट के पूर्व में जो मैदान है उस मैदान का नाम क्या है। इस पूर्वी घाट के पूर्व की ओर जो मैदान है उसका नाम क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। अगला, यहां जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम क्या है बेटा, बंगाल की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम क्या है बेटा, बंगाल की खाड़ी। और इस बंगाल की खाड़ी से किस तरफ है बेटा, बताइए मुझे, बंगाल की खाड़ी से पश्चिम की तरफ है। क्लियर बात है, बंगाल की खाड़ी से किस तरफ है बेटा, पश्चिम की ओर। जबकि इस पूर्वी घाट के किस तरफ है, पूर्वी घाट के पूर्व की ओर। पूर्वी घाट के किस तरफ है बताइए मुझे, पूर्व की ओर। जबकि इसके कहां है, पश्चिम की ओर। क्लियर बात है। और इस तट के समांतर जो मैदान बना हुआ है उस मैदान का नाम क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में यदि मैं कहूं कि पूर्वी तट के समांतर बनने वाले मैदान को, कौन से तट के समांतर, पूर्वी तट के समांतर ये बनने वाला जो मैदान है, इस मैदान का नाम क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। यस, इधर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा बना देता हूं फिर इसको साफ करता हूं। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। यहां तक बंगाल की खाड़ी तक की बातें समझ में आ गई। यस, चलिए इसको समझिए बेटा। ये हमारा जो मैदान हम तैयार कर रहे हैं, इस मैदान का नाम है पूर्वी तटीय मैदान। क्योंकि ये पूर्वी तट के समांतर है, मैं समांतर ही तो खींच रहा हूं इसको। कौन से तट के ये समांतर चल रहा है बेटा, पूर्वी तट के समांतर चल रहा है। ये जो जगह जहां पे मैं इसको ड्राइंग कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली जगह है, इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है बेटा, कन्याकुमारी। जो कि कहां पर स्थित है, कन्याकुमारी कहां पर स्थित है बताइए, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहां है बेटा, तमिलनाडु में। चलो जी, ये मैदान हम लोग तैयार कर रहे हैं। इधर का लास्ट वाला जो भाग है ना, वो स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है। यहां मैंने नदियां भी आपको बतवाई थी, कल मैंने आपको समझाया था कि भाई यहां या नदियां बहती है ये वाली। ठीक है, चलो यस, मैदान समझ में आ गया। पश्चिमी घाट के किस, सॉरी पूर्वी घाट के किस तरफ है, पूर्व की ओर। जबकि बंगाल की खाड़ी के किस तरफ है बेटा, पश्चिम की ओर। कौन से तट के सारे, पूर्वी तट के सारे। जो मैदान बना है उस मैदान का नाम क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। अब समझना आप लोगों को, यहां एक बेटा नदी बहती है। कौन सी नदी बह रही है, यहां एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। या अपन इसको कहेंगे, इस तट का नाम अगर पूछ ले तो इसका नाम है उत्तरी सरकार। और नदी जो बह रही है, अपन कहते हैं यहां एक नदी बहती है, और इस नदी जो बह रही है, इस नदी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, यहां जो नदी बह रही है
इस नदी के संदर्भ में बात करूं तो इसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी रेखा नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। एक नदी और बहती है बेटा, इस तरीके से अपन मान के चलिएगा, इस नदी का नाम महानदी। नाम सुना क्या महानदी का? क्लियर बात है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी और ये मैंने क्या डाल दिया नाम? महानदी। दोनों की दोनों उड़ीसा में बहती है। कहां बहती है बेटा? उड़ीसा में। और स्वर्ण रेखा और महानदी दोनों के बीच का मैदान जो बनता है, इसके बीच का ये जो मैदान बना है ये वाला, इस मैदान का नाम है उत्कल मैदान। कौन सा मैदान है बेटा? उत्कल मैदान। और यह उत्कल शब्द का मतलब होता है उड़ीसा। क्लियर बात है। कौन सा मैदान बना है? उत्कल मैदान। मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर बात है। एक नदी और बहती है, इस नदी का नाम अपन इस तरीके से उस नदी को ले लें, और उस नदी का नाम है बेटा, क्या नाम है बताइए मुझे? यहां एक नदी बहती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है, जो डेल्टा भी बनाती है, और इस नदी का नाम है बेटा, कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी है बेटा? गोदावरी। याद रह जाएगा। उसके बाद में एक और नदी यहां से प्रवाहित होती है, और यहां से नदी प्रवाहित होती है, और इस नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के महाबलेश्वर की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका होता है त्रिबंकम की पहाड़ी से। ओके। एक नदी और प्यारी सी बहती है, इधर एक नदी है और अपन कहते हैं वर्ष भर चलती है, इसलिए दक्षिण की इसको गंगा भी कई बार कहा जाता है, और इस नदी का नाम है कावेरी नदी। मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नदियां कौन कौन सी है? पहली नदी कौन सी है बेटा? आराम से याद करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहली नदी कौन सी है बेटा? स्वर्ण रेखा। दूसरी नदी कौन सी है? महानदी। महानदी से थोड़ा नीचे आएंगे तो कौन सी नदी आएगी? गोदावरी का मैदान आ जाएगा, है कि नहीं बताइए? मतलब अपवाद तंत्र किसका आएगा? गोदावरी का। गोदावरी से जस्ट नीचे आएंगे तो कौन सी आ जाएगी? कृष्णा। और कृष्णा से जस्ट नीचे आएंगे तो कौन सी आ जाएगी? कावेरी। और उसके बाद में ये वाला प्रदेश जो यदि मैं कहूं तो इसका नाम है बेटा कन्याकुमारी। मतलब ये हो जाता है कि पूर्वी तटीय मैदान जो है, इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कहां तक है? कन्याकुमारी तक है। क्या ये बात समझ आ गई? और इस उत्तरी सरकार से लेकर अपन कन्याकुमारी भी कह सकते हैं। यदि मैं उत्तरी सरकार नाम लूं तो बेटा उत्तरी सरकार तट का नाम है। उत्तरी सरकार किसका नाम है? तट का नाम है। जहां से ये तट की शुरुआत होती है और जहां तट खत्म होता है ना, वो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के इस वाले तट का नाम, जहां मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, इस तट का नाम क्या है? तो कन्याकुमारी तो जगह का नाम है, जबकि तट का नाम आपसे पूछा जाए तो इसका नाम है कोरोमंडल तट। क्या नाम है? कोरोमंडल तट। और हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि कोरोमंडल तट ही कोरा रहता है। मानसून आगमन के समय यदि जहां बरसात नहीं होती है, वो तट कौन सा है? कोरोमंडल तट है। और वो कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। इसका मतलब ये हो जाता है, कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है? तो सबसे पहले तो कौन से राज्य में बेटा इसका मैदान का विस्तार? उड़ीसा। उसके बीच में अगर मैं बात करूं तो यहां वाला जो भाग है, उसके बीच में यहां वाला जो भाग है, इसका नाम है आंध्र प्रदेश। यही राज्य आएगा। यदि मैं इस तरफ की बात करूं तो कौन सा राज्य आ जाएगा बेटा? तमिलनाडु। तो इस तट के ऊपर या इस तटीय मैदान के ऊपर कितने राज्य बेटा? 3। पहला राज्य कौन सा है? उत्तर से वापिस दक्षिण की ओर आते तो कौन आता है? और आंध्र प्रदेश से नीचे की तरफ आते तो कौन आता है? लेकिन बात को ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे लंबा अगर कोई तट पूछे कि भाई इसमें सबसे लंबा तट किसके पास है, कौन से राज्य के पास है, तो उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश है। मेरे ख्याल से यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर बात है। और जितनी सारी नदियां इस तट को काटकर आगे बहती है और इस तट पर अपना मुहाना बनाती है, वो सब की सब नदियां डेल्टा बनाती है। सब जगह डेल्टा बने हुए हैं। जबकि इधर की नदियां डेल्टा ना बना के क्या बनाती है? एचुरी। और हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख। याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? और ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। धीरे धीरे आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। अब हम अगली बात करते हैं मैदान के बारे में। तो पहला मैदान मैंने कौन सा लिया बताइए बेटा? पहला मैदान कौन सा बनाया मैंने? ये
ये बनाया आपके सामने ही मैदान है, इसका नाम क्या है? उत्कल का मैदान। क्या नाम है बेटा? उत्कल का मैदान। तो मैं यहां लिख देता हूं, यस, क्या नाम है बेटा? उत्कल मैदान। फिर अगला कौन सा मैदान आ जाएगा? ये पूरा का पूरा महानदी से लेकर कृष्णा के बीच का अगर इस मैदान की बात करूंगा तो यहां कौन सा मैदान आ जाएगा बताइए? आंध्रा का मैदान, या आंध्रा मैदान। और इधर कौन सा मैदान आ जाएगा बेटा बताइए मुझे? तमिलनाडु का मैदान। तो टोटल कितने मैदान हुए बेटा? 1 2 3। इसका मतलब यह हो जाता है बेटा, सुनिए मेरी बात को, कि भाई पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बेटा? 3। समझना है, पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा हुआ है? तो पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा हुआ है। यस, पहला कौन सा है बताइए मुझे? बोलते रहिए, उत्कल का मैदान। दूसरा कौन सा है बेटा बताइए? आंध्रा का मैदान। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, उत्कल शब्द उड़ीसा के लिए लगता है। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल है, इसलिए उसको उत्कल का मैदान कहूं चाहे उड़ीसा का मैदान कहूं, एक ही बात है। और अब मत पूछना कि सर उत्कल का मैदान कहां स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, क्योंकि सीधा पड़ा है। कौन से राज्य में होगा बेटा? उड़ीसा में। सिंपल बात है। अच्छा, आंध्रा का मैदान जो है वो कौन से राज्य में होगा? आंध्र प्रदेश में। और अगला 3 नंबर का अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु का मैदान। यहां तक हम लोगों के काम किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। यस, ठीक है, ब्रीफ बन गया पूरा, कंप्लीटली पता चल गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्वी तटीय मैदान का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? पूर्वी तटीय मैदान का प्रादेशिक विभाजन। और पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा हुआ है? 3। पहला कौन सा है? उत्कल का मैदान। दूसरा कौन सा है? आंध्रा का मैदान। तीसरा कौन सा है? तमिलनाडु का मैदान। और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे कौन सा बेटा? हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्कल का मैदान। कौन सा पढ़ने वाले हैं बेटा? उत्कल का मैदान, ये पढ़ेंगे हम लोग। यस, क्लियर बात है? ओके, समझ में आ गई बात? कौन सा पढ़ने वाले हैं बेटा? उत्कल का मैदान। तो आप स्टार्ट करते हो तो ऐसे बना के और नंबर 1 हेडिंग लगा दो, उत्कल का मैदान लगाओ, इसको बाद में करना। फटाफट ऐसे बना लो। सोलह पे चल रही भाई, इसको कितना चलाएंगे? गर्मी बहुत है वैसे ही बाहर, इसलिए ऐसे लग रहा है। बढ़े आगे बेटा? यस, ऐसे स्टार्ट कर लेना, उससे पहले वाला फिर आप कर लेना आप लोग। कौन खा गया इसको? चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, इधर ध्यान दीजिए। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं उसकी हेडिंग हमारी जो है वो है उत्कल का मैदान। और इसकी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिति, या इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको नाम डाल देते हैं स्थिति, यानी कि इसका लोकेशन कहां है,
क्लियर बात है। तो इसकी मेन लोकेशन है बेटा उत्कल का मैदान, मुख्य रूप से कौन से राज्य में है? मुख्यतः बताइए मुझे, मुख्यतः उड़ीसा राज्य में है। क्लियर बात है बेटा, समझ में आ गई ना बात। और विस्तार की यदि मैं बात करूं, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसको वापस देखोगे, इसका विस्तार हमने कहां पढ़ा? स्वर्णरेखा नदी से लेकर कहां तक पढ़ा बेटा? महानदी के बीच में। तो वापस इस पे पॉइंट पे आते हैं, हमने क्या पढ़ा? स्वर्णरेखा नदी से लेकर कहां है बेटा? क्या लिखेंगे? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी के मध्य, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी के मध्य। क्लियर बात है ना? मतलब इसमें कोई रटने वाली कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूं। आपने देखा कि भाई इसकी स्टार्टिंग तो स्वर्ण रेखा नदी से होती है, तो स्वर्ण रेखा तो ऊपर ऊपर बह जाती है, लेकिन इस मेन मैदान का निर्माण अगली नदी करती है। और अगली नदी कौन सी है बेटा? महानदी। तो आपसे पूछा जा सकता कि इसका निर्माण कौन करती है, तो महानदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से इसका निर्माण होता है। क्या होता है? महानदी के द्वारा लाए गए जलोढ़। अब देखो, कोई भी नदी अपने साथ बहाकर जो मिट्टी लाएगी ना, उसको कहते हैं जल के साथ ओढ़कर, जल के साथ बहकर यदि कोई मिट्टी आए उसको जलोढ़ कहा जाता है। और यही अगर वायु के साथ आए तो वायोड़ कहते हैं, और यही अगर हिमानी के साथ आए तो हिमोड़ कहते हैं। पता होगा आप लोगों को। तो यदि जल के साथ अपरदित मिट्टी आएगी तो बहता हुआ जल कौन है? नदी। और कौन सी नदी बेटा? महानदी। अब महानदी के साथ में यदि कोई बहकर जल आएगा तो मिट्टी तो लाएगा, और वो मिट्टी महानदी आगे ले जाके क्या करेगी? ढाल वाले स्थानों पे जहां पे कम ढलान होगी वहां अपनी मिट्टी को जमा कर देगी, और जमा करेगी तो उसका निक्षेपण हो जाएगा, और उसका निक्षेपण मतलब जलोढ़ निक्षेपण, और उससे क्या बन जाएंगे? समतल और सपाट मैदान बन जाएंगे। और ऐसा मैदान बनेगा महानदी के द्वारा, वो बनेगा कौन सा मैदान? उत्कल का मैदान। क्लियर बात है। तो अगला हम क्या लिखेंगे इसमें? निर्माण। क्या लिखेंगे बेटा? आराम से लिखना है, निर्माण। लिखते रहिए साथ साथ में। निर्माण, निर्माण में क्या लिखेंगे बेटा जी? सुनिए, क्या लिखेंगे? महानदी द्वारा लाए गए, महानदी द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से। अब आपको कि सर ये निक्षेप क्या होता है? निक्षेप शब्द का मतलब होता है जमा होना। निक्षेप शब्द का मतलब क्या होता है? जमा होना। मतलब मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं एक छोटा सा, ये कोई पहाड़ी भाग है और ये इसके निचले वाला भाग ऐसे था। सुनिए मेरी बात को कि भाई नदी यहां से बहकर आगे बढ़ेगी तो इसको क्या कहेंगे? नदी बह के ऐसे जाएगी, तो ये तो कौन है बेटा? नदी, या इसको बहता जल भी कह दो। क्लियर बात है। और बहता हुआ जल जाएगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? कंकड़, पत्थर, मिट्टी, और सबका सब क्या करेगा? इस निचले वाले भागों में क्या कर देगा बेटा? बताइए मुझे। जमा करके और एक क्या बना देगा? ऐसा एक समतल मैदान बना देगा। क्लियर बात है। तो नदी के साथ बहकर जाने का मतलब होता है नदी के साथ क्या करना? अपर्दन। अच्छा, इससे पहले ये भाग आखिर बने कैसे? तो मैंने आपको एक दिन आपको समझाया था कि इस पर्वतों के ऊपर क्या होता है? ताप और दाब, अर्थात तीन क्रियाएं लगती है। एक तो क्रिया लगती है भौतिक क्रिया, भौतिक क्रिया में ताप और दाब। एक लगती है रासायनिक क्रिया जिसमें जलायोजन की क्रिया होती है, और एक लगती है जैविक की क्रिया जो कि जानवरों के, पेड़ पौधों की उसकी वजह से होती है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं,
एग्जाम्पल लेता हूं मैं ताप का, तो ताप के कारण क्या होता है, गर्मी और सर्दी की ऋतु में इसका क्या हो जाता है, अलग अलग। गर्मियों में कोई भी चट्टान पिघलती है, जबकि सर्दियों में क्या होती है, सिकुड़ती है। ये सिकुड़ना, ये पिघलना, इस तापीय इस क्रिया के कारण, इस भौतिकी क्रियाओं के कारण धीरे धीरे चट्टानें अपनी ही जगह क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और कमजोर होकर अपनी ही जगह क्या हो जाती है, टूट जाती है। और अपनी ही जगह किसी भी चट्टान का टूटना क्या कहलाता है बेटा, अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपक्षय। याद रह जाएगा, अपनी ही जगह चट्टान का टूटना क्या कहलाएगा, अपक्षय कहलाएगा। अब टूटा हुआ भाग नदी क्या करेगी, अपने साथ बहकर लेके जाएगी, और बहाकर ले जाने की प्रक्रिया को नदी क्या करेगी, उसको काटेगी, और काटने के साथ क्या करेगी, बहाएगी। तो नदी क्या करेगी, कटाव और बहाव करेगी, और वो कटाव और बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपर्दन। अब अपर्दन हुआ, और आगे आके नदी क्या करेगी, निचले भागों में क्या कर देगी बेटा, बताइए मुझे, जमा कर देगी। और जमा करने की प्रक्रिया को ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, निक्षेपण। तो यहां में शब्द क्या लिखा, निक्षेपों को, जमाओं को। तो निक्षेपण का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज का क्या होता है, जमाओ। अंग्रेजी में इसको डिपॉजिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, डिपॉजिट। क्लियर बात है बेटा। तो इस तरीके से महानदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से उत्कल के मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब अपना इसके बारे में और समझते हैं। महानदी के संदर्भ में यदि पढ़ाऊं तो महानदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, बताइए मुझे। इस महानदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है बेटा, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहां पर स्थित है, बताइए मुझे। जहां नदी बह रही है वहां स्थित है, और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। ये क्या लिखेंगे, यह भारत का सबसे क्या है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यस, इसको और समझते हैं बेटा। लो जी, पढ़ें आगे। इतनी बातें आपको को समझ में आ गई बेटा। चलो जी, अगली बात करते हैं। अब यहां पर इस सी किनारे, जहां अपन बात कर रहे हैं उड़ीसा, उड़ीसा के जो जितना सारा तट है उसके किनारे छोटी छोटी झीलें बनती है, और ऐसी झीलों को लैंगून कहा जाता है या क्याल कहा जाता है। और ऐसी झीलें बनती, उसमें सबसे बड़ी झील एक बनी हुई है, उसका नाम चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है, और वो भारत की सबसे बड़ी झील है। किसके किनारे है बेटा, बताइए मुझे। वो है उत्कल मैदान के किनारे है, इसलिए इसमें पढ़ रहे हैं ना। कौन से मैदान के किनारे है, उत्कल मैदान के किनारे। किस जगह बेटा, मतलब यह है कि पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा में एक झील बनी हुई है, वो खारे पानी की झील है, और उसका नाम चिल्का है, और जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, झील है। तो लिखो इसमें प्रमुख झील। लिख दीजिए बेटा, क्या नाम है इसका, प्रमुख झील, और उसका नाम क्या है, चिल्का। ऐसे लिख दीजिएगा, चिल्का। क्लियर बात है बेटा, ओके। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी कहां, अच्छा ये कहां पर स्थित है बेटा, बताइए मुझे। ये कहां है, उड़ीसा में। क्लियर है भाई, उत्कल का मैदान उड़ीसा में है, हम तो उड़ीसा ही पढ़ रहे हैं, तो उड़ीसा का ही पढ़ेंगे ना। चलो, इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो ये क्या है बेटा, बताइए मुझे। भारत की सबसे बड़ी, क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी कौन सी है बेटा, सबसे बड़ी खारे पानी की या लवणीय झील है। ठीक उसी तरीके से जैसे राजस्थान की सांभर है ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, उतार लीजिएगा। प्रमुख झील समझ में आ गई। यहां पर एक प्रमुख द्वीप भी है,
और उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हीलर द्वीप कहां स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसका दूसरा नाम क्या है, क्लाम, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखा हुआ, तो उसको कलाम द्वीप भी कहते हैं। तो प्रमुख द्वीप हेडिंग लगा दीजिए, क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्या लिखेंगे बेटा, प्रमुख द्वीप। और प्रमुख द्वीपों में अगर बात करें तो उसका नाम क्या है बेटा, व्हीलर, व्हीलर द्वीप, या इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, क्लाम द्वीप। और जो भी कहां पर स्थित है बेटा, याद रखिएगा, कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में। और किस जगह है बेटा, बंगाल की खाड़ी में। क्यों भाई बंगाल की खाड़ी में क्यों है, क्योंकि द्वीप की स्थिति ऐसी होती है कि वो चारों ओर से जलराशि से घिरा हुआ होना चाहिए। यदि कोई स्थल भाग चारों ओर से जलराशि से घिरा हुआ है तो उसको द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्वीप। यदि कोई भी स्थल भूभाग है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्थल भूभाग है, इस टाइप का कोई स्थल भूभाग है, और वो स्थल भूभाग यदि वो चारों ओर से इस तरीके से जलराशि से क्या घिर जाए चारों ओर से, तो ऐसे घिरे हुए भाग को, स्थल भाग को क्या कहा जाता है बेटा, द्वीप कहा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुने मेरी बात को, यदि यही स्थितियां थोड़ी और अलग टाइप से हो जाए, कैसे, यदि कोई स्थितियां इस टाइप से हो जाए और ये तो तीन ओर से जल से गिर जाए, ऐसे करके कितने ओर से गिर जाए, तीन ओर से गिर जाए जल से, कितनी ओर से, तीन, एक दो तीन, तीनों ओर से क्या गिर जाए, जल से, तो ऐसे भाग को कहते हैं प्रायद्वीप। तीन ओर से जल से और एक ओर से क्या होता है बेटा, ये स्थल से। ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से क्या होता है, जल से घिरा हुआ, जबकि एक भाग जो है स्थल से घिरा हुआ होता है, ऐसे भौतिक प्रदेश को या ऐसे स्थल रूप को प्रायद्वीप कहा जाता है। जबकि हमने तो क्या पढ़ा, प्रायद्वीप, उससे पहले क्या पढ़ा, द्वीप। द्वीप होगा वो चारों ओर से जलराशि से घिरा हुआ होगा, और वैसा ही द्वीप उड़ीसा का कौन सा है, व्हीलर द्वीप, कलाम द्वीप, उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा राज्य के पास का क्षेत्र होगा तो बंगाल की खाड़ी का। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर बात है बेटा। लिखिए अगली लाइन लिखोगे, उत्कल के मैदान के किनारे कई बंदरगाह पाए जाते हैं। लिखिए अगली लाइन लिखोगे, उत्कल मैदान के किनारे कई बंदरगाह पाए जाते हैं। बंदरगाह का मतलब समझते हो ना, पतन। बंदरगाह का मतलब क्या होता है, पतन। एक बात और बता रहा हूं, बंदरगाह के बारे में यदि आपसे कोई कह दिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, पतन को, बंदरगाह को कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि दुनिया का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार इन पतनों के माध्यम से ही होता है। इसलिए दुनिया में जाने वाली चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात किसके माध्यम से होता है, बंदरगाहों के माध्यम से। इसलिए बंदरगाह को क्या कहा जाता है, बताइए मुझे, दुनिया का, अपन ये कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार, याद रखना है। और यहां पर भी बहुत सारे मैदान, इस मैदान के किनारे क्या पाए जाते हैं, बंदरगाह। क्योंकि कट्टा फटा भाग है ना, तो कट्टे फटे भाग में जैसे बंदरगाह कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूं, यहां थोड़ा समझाता हूं। यानी कि इधर से अगर कोई भाग इस तरीके से है ना, ऐसे, अब ऐसा ही होगा, तो इसके बीच में क्या करेंगे पता है, इसके अंदर नाव को लेके जाएंगे और चारों ओर से अपन क्या, स्थल से घिरा हुआ हो जाएगा भाई, ऐसे इस तरीके से स्थल से घिरा हुआ होगा, और अंदर नाव ले जाके आराम से इसको क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। तो जितने सारे दंतुरित भाग होते हैं ना, दंतुरित का मतलब होता है जो दांते निकले हुए कटे फटे भाग है, वो सब के सब बंदरगाह बनते हैं। सब के सब क्या बनते हैं, बंदरगाह बनते हैं।
आगे बंदरगाह पढ़ेंगे अपन, परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहां पर एक बंदरगाह पाया जाता है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और उसका नाम है पाराद्वीप। क्या नाम है? पाराद्वीप पतन। और कहां पड़ता है ये कहने की जरूरत है क्या? बताओ मुझे, कहां पड़ता है बेटा? उड़ीसा में। हो गया? क्लियर बात है? उतार लो। उतार लिया? पक्का? बढ़े आगे। बताओ उत्कल का मैदान समझ में आया कि नहीं आया? इतना ही है। फिर से वापस बता देता हूं, उत्कल का मैदान कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। विस्तार स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच में। निर्माण महानदी के द्वारा लाए गए निक्षेपों से। क्लियर बात है? महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। प्रमुख झील कौन सी है बताइए मुझे? चिल्का है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की या लवणीय झील है। प्रमुख द्वीप पूछे तो कौन सा हो जाएगा बताइए? व्हीलर द्वीप, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? क्लाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा राज्य में स्थित है और बंगाल की खाड़ी के अंदर है। क्लियर बात है? अगला हमने लिखा कि उत्कल के मैदान में कई बंदरगाह पाए जाते हैं। उन बंदरगाहों में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है उसका नाम पाराद्वीप है, और वो पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। इतनी सी बात हम लोगों ने पढ़ी। क्लियर? ओके, पढ़े आगे। दूसरा हम बहुत प्रादेशिक विभाजन ले रहे हैं। थोड़ा पानी पिला दो यार। यस, क्लियर? बढ़े आगे। हेडिंग लगा दो बेटा। और नाम क्या होगा बताइए? हेडिंग का क्या नाम होगा? 2 नंबर होगा ना हेडिंग। और कौन सा मैदान होगा? आंध्रा का। आराम से जमा जमा के लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समझ समझ के, जमाने से ज्यादा समझना भी जरूरी है। ठीक है? हाँ, ऐसे नहीं जमाने जमाने में रह जाओ, समझ जाएगी नहीं। यस, पढ़े। विस्तार पढ़ेंगे। सबसे पहले लोकेशन ही पढ़ने वाले हैं कि भाई इसकी स्थिति क्या है। यस, क्या लिखेंगे बेटा? हेडिंग क्या होगी? स्थिति। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्थिति। अब स्थिति के संदर्भ में बात करें तो स्वर्ण रेखा से महानदी के बीच में तो उत्कल आ गया। अब गोदावरी और कृष्णा के बीच में होगा तो क्या लिखेंगे? अच्छा, स्थिति अगर पूछे तो राज्य का नाम लिखेंगे। मुख्य रूप से कहां होगा तो क्या लिखेंगे? मुख्यत। क्या लिखेंगे बताइए? मुख्यत कौन से राज्य में? मुख्यत कौन से राज्य में बेटा? ओके, मुख्यत कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश। अगला क्या लिखेंगे बेटा? विस्तार। और विस्तार के संदर्भ में पढ़े तो विस्तार 2 नदियों का ही है। कौन कौन सी नदी बताइए? गोदावरी नदी से, गोदावरी व कृष्णा नदियों के मध्य विस्तृत है। बोलो बात समझ भाई। क्या कह रहे हो बेटा? मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। गोदावरी का प्रवाह दोनों तरफ माना जाएगा। इसका आप जो बता रहे हो मैं आपकी बात भी समझ रहा हूं। आपने कहा कि स्वर्ण रेखा से महानदी तक के बीच में तो ये हो गया, लेकिन महानदी के उस तरफ भी महानदी का प्रवाह माना जाएगा। क्लियर बात है? जहां महानदी का प्रवाह खत्म होगा वहां गोदावरी का स्टार्ट हो जाएगा। तो मुख्य रूप से यहां की नदियों के प्रवाह से ही बनता है, क्योंकि यहां की मेन नदी 2 ही है, गोदावरी और कृष्णा। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि गोदावरी और कृष्णा नदियों से ही ये बना है। आगे निर्माण में भी यही लिखूंगा। ठीक है? अगर हम वहां से लेंगे तो फिर आगे कंप्लीट
नहीं हो पाएगा। यस, चलिए कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन भी बड़ा वाजिब था, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। विस्तार समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखिएगा, क्या लिखेंगे बेटा? यस, अगला लिखेंगे प्रमुख झील। प्रमुख झील के संदर्भ में पढ़ेंगे तो पहली प्रमुख झील कौन सी है बेटा? कोलेरू। ये भारत की मीठे पानी की झील है। उतार लीजिएगा आराम से। क्या कह रहे हो? वूलर माना जाता है, वूलर, वूलर, हाँ ये नहीं है, सबसे बड़ा लिखा ही नहीं मैंने, मैं वूलर का बोल रहा हूं, मैं कोलेरी थोड़ी का। ठीक है, अगला लिखिएगा, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के किनारे। यस, पुलिकट लेगून। अब लेगून जहां शब्द लगता है वो हमेशा क्या होती है? ठीक है बेटा, लेगून किसके लिए लगता है? लवणीय झीलों के लिए लगता है। यस मैं चाहता हूं कि आप लोग, मुझे पता है तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो, तुम ये चाहते हो कि रिकॉर्ड नहीं हो ताकि ये कम्युनिकेशन अच्छा हो, बट रिकॉर्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। क्लास से एप्लीकेशन में डालनी है मुझे, और वो चाहिए ना, इस पर दिख नहीं रहा, मैं नीचे रात रख रहा हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात को? उसके बिना काम नहीं चलता। एप्लीकेशन में डालेंगे और एप्लीकेशन में खरीदना पड़ेगा ना, फिर तो अलग से कौन साथ में हो रहा है ना, आपसे बातें हो रही है आराम से, नहीं तो अकेले में ऐसा थोड़ी डिस्कस होता है। ठीक, चलो इधर ध्यान दीजिए, हम लोग कौन सी झील की बात कर रहे थे? लेगून की, पुलिकट की बात कर रहे थे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिकट झील के किनारे एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। याद रखना है, श्री हरिकोटा द्वीप। और वो ही श्री हरिकोटा द्वीप है जिसके ऊपर सतीश धवन नाम से क्या बना हुआ है? हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। क्लियर? उसके बारे में पढ़ते हैं, चलो ये उतारो, उसके आगे बढ़ते हैं। लिखो, पुलिकट झील के किनारे प्रमुख, पहले क्या लिख दोगे? प्रमुख द्वीप। यस, पुलिकट लेगून के किनारे श्री हरि कोटा द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है बेटा? श्री हरिकोटा द्वीप। अगला क्या लिखोगे? श्री हरि कोटा द्वीप पर सतीश धवन नामक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुलिकट झील के किनारे है, द्वीप का नाम क्या है बेटा? श्री हरिकोटा द्वीप। क्लियर बात है? और उस द्वीप के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है? अनुसंधान केंद्र लगाया हुआ है।
क्या लगाया हुआ है? अनुसंधान केंद्र। और वहां से हमारी जितनी सारी सैटेलाइट होती है वो लॉन्च होती है। और हमने समुद्र के किनारे इसलिए रखा ताकि जब भी आपको सैटेलाइट को आप लोग लॉन्च करते हैं तो उस टाइम यदि कोई मिस्टेक होती है तो उसको किस तरफ मोड़ दिया जाएगा? समुद्र की तरफ मोड़ दिया जाता है और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्लियर बात है? इसलिए हमने उसको क्या किया? सेलेक्ट किया और अपनी उचित जगह माना। क्लियर है? ओके, लिख लिया। चलो आगे पढ़ते हैं। प्रमुख बंदरगाह लिखो। क्या लिखेंगे? प्रमुख बंदरगाह। मेन यहां के 3 बंदरगाह है। एक का नाम विशाखापट्टनम है, दूसरे का नाम काकीनाडा है, तीसरे का नाम मसूलीपट्टनम है। और तीनों में से क्वेश्चन कई बार पूछे हुए भी है। पूछा जाता है कि इंडिया का लैंड लॉक जो है वो कौन सा पतन है? स्थलबद्ध बंदरगाह कौन सा है जो 3 ओर से कहां से? स्थल से घिरा हुआ है। वो वाला जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम है। इधर ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। यस, यहां आपको दिख रहा है, ये जो खांचा दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये इसमें थोड़ा देर दे नहीं रखा है, बाकी है ना इस तरीके से है, देखा होगा मैप में आपने। तो ये बीच का जो भाग है ना, ये है विशाखापट्टनम। 1 2 3, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है और पूरा लैंड से लॉक हो रखा है, भूमि से, स्थल से बंद हो रखा है, और उसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम है। क्लियर बात है? तो ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। यस, इस पे बात करते हैं। वो 3 बंदरगाह कौन कौन सी हैं? पहला बंदरगाह लिखवा रहा हूं मैं आपको, जिसका नाम क्या है बेटा? विशाखापट्टनम। और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। दूसरा कौन सा है? काकीनाडा। और तीसरा कौन सा है यदि पूछा जाता है तो उसका नाम मसूलीपट्टनम है। उतार लीजिएगा। ओके बेटा, और आंध्रा का मैदान कंप्लीट है। अगला मैदान लेते हैं। कौन सा नाम है बेटा? तमिलनाडु का मैदान। क्या नाम है? तमिलनाडु का मैदान मुख्य रूप से कहां पर स्थित है? बताइए मुझे। इसकी स्थिति अगर पढ़ें, स्थिति यदि हम पढ़ें तो कहां पर है बेटा? तमिलनाडु राज्य में। विस्तार पढ़ेंगे कावेरी नदी का अपवा, कावेरी नदी का अपवा तंत्र। और निर्माण भी किससे होगा? एक ही नदी है मुख्य, कावेरी नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से। क्या कह रहे बेटा? आंध्रा के मैदान का निर्माण दोनों नदियों से होता है, गोदावरी और कृष्णा नदी। क्लियर बात है?
मतलब ये कि जहां इसका विस्तार होगा उसी से उसका निर्माण होगा, क्योंकि मैदानों का निर्माण नदियां करती है। मैदानों का निर्माण कौन करती है? नदियां करती है। और नदियां अपने साथ क्या लेके आती? अवसादों को, गादों को और निक्षेपों को लेकर आती है, जलोढ़ों को लेकर आती है, और उससे इसका क्या करता है? निर्माण करता है। अब एक इसमें इसकी इंपॉर्टेंस लिखना है कि भाई ये जो तमिलनाडु का मैदान है वो दक्षिण भारत का अन्न का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो क्या लिखोगे कि तमिलनाडु के मैदान को दक्षिण तमिलनाडु के मैदान को दक्षिण भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्लियर? तो इतनी सी बातें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम तटों के नाम पढ़ेंगे, और दो तटों के नाम मैंने आपको बताए थे, एक उत्तरी सरकार और एक का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दीजिएगा उत्तरी सरकार तट। ये जो तट है ना बेटा, ये पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है। क्या है? पूर्वी तटों का उत्तरी भाग क्या कहलाएगा बेटा? उत्तरी सरकार। तो क्या लिखोगे? यह पूर्वी तट का उत्तरी भाग है। किसका बेटा? उत्तरी भाग है। और हमें यह ध्यान रखना कि ये कहां तक इसका विस्तार है। तो स्वर्ण रेखा नदी से स्टार्ट होगा, और आपने मैप में देखा होगा कृष्णा नदी गोदावरी के नीचे, उस कृष्णा नदी तक क्या है? इसका विस्तार है। तो क्या लिखोगे? विस्तार बराबर देखिए, स्वर्ण रेखा नदी से कृष्णा नदी तक लंबे चौड़े कटे फटे भाग को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उतार लीजिए। प्रमुख नदियां कौन सी होगी? इधर ध्यान दीजिएगा। अभी हमने पढ़ा ये वाली बात, यहां से मैंने कहा उत्तरी सरकार का तट जो है कहां से शुरू हो रहा है बेटा? ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, और कहां तक खत्म होगा? इधर से स्टार्ट होगा और इस नदी तक होगा। तो ये पूरा का पूरा जो भाग है ये तट है। इस तट का नाम क्या है? उत्तरी सरकार तट। इनमें देखो, यही तो लाइन मैंने आपके लिखी थी, और ये जो है ना वो कहां कहां तक होगा? तो देखिए बेटा, सुनिए। फोन साइलेंट कर दो जिसका भी है। चलिए,
इधर देखिएगा, अगला क्या लिखेंगे, प्रमुख नदियां। क्या लिखने वाले हैं बेटा, प्रमुख नदियां, उतार लीजिएगा। क्या लिखेंगे, प्रमुख नदियां कौन सी है। ये दिख रहा है क्या पता। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। प्रमुख नदियों में क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में पहली नदी कौन सी है, स्वर्ण रेखा। दूसरी कौन सी आएगी बताओ, महानदी। तीसरी कौन सी आएगी, गोदावरी। वो अगली नदी कौन सी आएगी। अब थोड़ा सा समझिए, फिर समझाता हूं मैं आपको कैसे क्या इसके भाग है। देखो बेटा, यहां की भाग का नाम क्या है, उत्तरी सरकार। और ये नदी कौन सी है बेटा, बताइए मुझे, स्वर्ण रेखा। यहां एक नदी बहती है, ये कौन सी है, महानदी। यहां एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है, यहां एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इसका जो विस्तार है उत्तरी सरकार का यहां से लेकर यहां तक है। क्लियर बात है। तब हमने क्या लिखा, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कहां तक है बेटा, कृष्णा नदी तक इसका विस्तार है। स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा इसकी प्रमुख नदियां हैं। देखो ये कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा, दूसरी महानदी, तीसरी गोदावरी, चौथी कृष्णा। क्लियर बात है। जबकि अगला जो मंडल आएगा उसका नाम कोरोमंडल तट है, और वो मुख्यतः जो होगी वो कृष्णा और कावेरी के बीच का भाग होगी, और वहां की मुख्य नदी जो होगी वो कावेरी होगी। तो क्या बताओ मुझे, यहां तक नदियां समझ में आ गई आपको। क्लियर बात है। अब चौड़ी कितना है वो लिखना है, 100 से 150 किलोमीटर चौड़ा भाग है। क्या लिखोगे, चौड़ाई। तो औसत 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक लिख दिया बेटा। 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक लंबा, चौड़ा और उपजाऊ मैदान। बताइए बात समझ में आई। अगला कौन सा तट आएगा बताओ, कोरोमंडल तट। दूसरा तट कौन सा है बेटा, कोरोमंडल तट। क्लियर बात है। कौन सा तट आएगा बेटा, कोरोमंडल तट। अभी हमने विस्तार इसका जो पढ़ा वो कहां से कहां तक पढ़ा, उत्तरी सरकार का यहां से यहां तक अपन ने पढ़ लिया। और इसके बीच में उत्तरी सरकार का ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो भाग रहेगा वो भाग कौन सा है, यहां मैं मार्क कर रहा हूं। ये है उत्तरी सरकार, और हमने ये पूरा विस्तार पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं इस वाले विस्तार की, और इसका नाम है कोरोमंडल तट। तो हेडिंग लगा दीजिएगा, कौन से तट की हेडिंग लगाएंगे बेटा,
कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट के बारे में अगर स्थिति की बात करेंगे तो तमिलनाडु है मुख्यतः भाग इसका, कुछ आंध्रा का, कुछ तमिलनाडु का है। तो मुख्यतः भाग किसका हो जाएगा बेटा स्थिति में अगर बात करेंगे? कौन सा होगा बेटा? तमिलनाडु। अगर हम विस्तार के संदर्भ में बात करें तो इसका विस्तार कहां से होगा? कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग से कौन सी नदी बेटा? कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग से कहां तक होगा बताइए मुझे? कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग से कावेरी नदी विस्तार तक। ठीक है, उसको पूरा अगर लिखे यहां विस्तार के बारे में तो हम लोग लिखेंगे कृष्णा नदी, वापस लिख दीजिएगा, नदी के दक्षिणी भाग से इसका विस्तार होगा पहले पुलिकट झील या लैगून, एक तो ये। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु से राज्य से कन्याकुमारी तक। अब देखिए प्रमुख नदियां पढ़ते हैं। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है बताइए? कौन सी नदियां होगी? आप लोगों से ही पूछते हैं। एक तो पहली स्टार्टिंग होगी कृष्णा का दक्षिणी भाग है, इसका मतलब कृष्णा शामिल है। अगली नदी का नाम क्या है? कावेरी नदी। एक नदी और है जिसका नाम क्या है? पेन्नार नदी। एक और नदी है जिसका नाम है बेटा वैगई नदी। उतार लीजिए, ठीक है। और एक नदी और हो जाएगी पेरियार नदी। पेरियार का नाम तो आपने सुना होगा, ईवी रामास्वामी पेरियार के बारे में। और याद रखिएगा भारत का एकमात्र स्थान है जो कि लौटते हुए मानसून के समय क्या करता है? बारिश करता है, जबकि मानसून आगमन के समय यह बारिश नहीं होती है। यह बात आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। यस, क्या लिखोगे बेटा? इधर ध्यान दीजिएगा। ले नहीं रहा है। यस, क्या लिखेंगे? नोट लगाओ कि भारत का एकमात्र स्थान जहां
लौटते हुए, स्थान को या तट को एक ही बात है, जहां लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और कोष्टक में लिख देना दक्षिणी पश्चिमी मानसून या मानसून आगमन के समय नहीं। ये कल मैंने समझाया था ना आप लोगों को कि लौटता हुआ मानसून क्या होता है और आने वाला मानसून क्या होता है। मतलब ये है, सीधी बात है। इधर वापस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो मेरी बात सुनो कि भाई अपन लोग पढ़ते हैं बेटा लौटते हुए मानसून के संदर्भ में। तो पहले तो मानसून जब प्रवेश करता है तो इधर प्रवेश करता रहेगा, इधर प्रवेश करता रहेगा। यहां पर बड़ी बड़ी घाट बनी हुई है और इसको पार कर पाएगा नहीं। इधर से मानसून सीधा आगे निकल जाएगा। तो मानसून जब आएगा तो आते टाइम तो यहां इस मंडल पे बारिश नहीं होगी। देखो इधर के मानसून को क्या कहा जाता है, ये दिशा कौन सी है, दक्षिणी, ये कौन सी है, पश्चिमी। जो मानसून जब आता है ना तो ऐसे आने वाले मानसून को कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या इसको कहते हैं मानसून का आगमन, एक ही बात है। और उस समय यह बारिश नहीं होती है, उस समय यह बारिश नहीं होती है। तो कहां होती है बेटा, इस तट पे होती है। और इस तट का नाम क्या है, केरल का मालाबार तट। और जब बारिश आती है तब सीधी सीधी क्या निकल जाती है, इसकी शाखा निकल जाती है। और मालदा ब्रंश से प्रवेश होकर, मान लीजिएगा आगे जाके अपन कह सकते हैं मालदा ब्रंश से प्रवेश होती हुई धर्मशाला के पास में रुकती है और इधर की शाखा भी जाके इधर रुकती है। फिर वापिस मानसून क्या हो जाता है, लौटना शुरू हो जाता है, वापिस लौटना शुरू हो जाता है। ये वापिस लौट गया और इधर वापिस जब आएगी तो आपको पता है मैंने आपको कोरियोलिस का बल करवाया था, इसमें मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ेगी। तो आते टाइम ये क्या करेगी, ऐसे बहते 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 इस जगह थोड़ी बारिश कर देगी। तो आने वाले मानसून को क्या कहते हैं बेटा, भारत का एकमात्र स्थान जहां लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। आते टाइम में बारिश होती है, जाते टाइम में नहीं। मतलब जब मानसून पूरा होके वापिस जाएगा ना उस टाइम बारिश होगी, बारिश के दिनों में बारिश नहीं होगी। ये भाग ऐसा कोरा रह जाएगा। तो आगमन के समय नहीं बल्कि लौटते समय होती है। और लौटता हुआ मानसून जो होता है ना, उस मानसून का नाम उत्तरी पूर्वी मानसून है, या इसको कहते हैं लौटता हुआ मानसून। याद रखना ये आगे मानसून का टॉपिक है हमारे। लौटते हुए मानसून का नाम क्या दिया जाता है बताइए मुझे, उत्तरी पूर्वी मानसून। जबकि मानसून के आगमन के समय क्या कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आते टाइम मानसून का दिशा क्या होगी, दक्षिणी पश्चिमी। जाते टाइम क्या होगी, उत्तरी पूर्वी। तो बताइए कोरोमंडल तट पर किससे बारिश होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से। किससे नहीं होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से नहीं होती है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उतार लिया, क्लियर बात है। तो यहां पर क्या होती है, लिखो नीचे, सीमित वर्षा होती है। क्या होती है, सीमित वर्षा होती है। और कौन सी ऋतु में होती पता है, शीतकाल में। शीतकाल में बारिश होती है, वर्षा काल में नहीं। और एक बात और समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। मैंने कहा ना लौटता हुआ मानसून को क्या क्या नाम दिया जाता है, लौटता मानसून कह सकते हैं आप लोग, मानसून को कह सकते हैं, इसको उत्तरी पूर्वी मानसून कह सकते हैं। और एक नाम और दिया जाता है, एग्जाम में याद रखना है बेटा, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून का प्रत्यावर्तन का मतलब ही मानसून का लौटना भी होता है। ये शब्दों को ध्यान रखना, आगे अपना बड़ा सा टॉपिक है जलवायु और मौसम के संदर्भ में, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ डेटा, ठीक है।
यही बात थी जो मैंने कंप्लीटली आप लोगों को 3 प्रादेशिक भौतिक इसके प्रदेश जो है वो समझा दिए। किसके भौतिक प्रदेश समझे आप लोगों ने बेटा? पूर्वी तटीय मैदान के भौतिक प्रदेश। कौन से बेटा? ध्यान से सुने, कौन से प्रदेश पढ़े आप लोगों ने? बताइए मुझे। पूर्वी तटीय मैदान के। फिर क्या पढ़ा? उत्कल का मैदान। फिर क्या पढ़ा? आंध्रा का मैदान। फिर क्या पढ़ा? तमिलनाडु का मैदान। फिर आपने तट पढ़ा। पहला तट कौन सा पढ़ा? उत्तरी सरकार उत्तर में। फिर पढ़ा आपने दक्षिण की ओर कौन सा तट है बेटा? कोरोमंडल। कंप्लीटली आपने कोरोमंडल तट पढ़ा। अब आपस में कंपेयर करके आप लोग एक सारणी बना देना, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। क्लियर बात है? विस्तार से कर लेना, दोनों का विस्तार समझ में आ जाएगा। एक बात और बता दूं, जो पश्चिमी तट है उसकी चौड़ाई यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो 50 से 100 किलोमीटर के बीच में, जबकि पूर्वी तट की मैंने करवाई 100 से 150 के बीच में। लिखा हुआ आप देख लेना। क्लियर? लिखा हुआ है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी नदियों का तो सेम यही उतारोगे, दूसरी तरफ वो नदियां लिखवाई हुई है वो उतार लेना। ओके बेटा, कंप्लीट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।